चलो, ओवरहेड चैप्टर चालू करने से पहले बताओ ओवरहेड का मतलब क्या होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जितने भी इनडायरेक्ट चीज़ें होती है, इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं जितने भी, उसको हम ओवरहेड कहते हैं। अभी तक हमने 2 चैप्टर जो पढ़ा था, ठीक है, कॉस्ट शीट तो पहला था, उसके अलावा जो 2 चैप्टर था मटेरियल और एम्प्लॉय बोलते हैं, वो एक्चुअल में था डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एम्प्लॉय, है ना। लोग सिर्फ मटेरियल बोलते हैं, सिर्फ एम्प्लॉय बोलते हैं, बट सब 2 टाइप का होता है। मटेरियल 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एम्प्लॉय भी 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उसमें क्या डिफरेंस है? जो एम्प्लॉय डायरेक्ट जो प्रोडक्शन कर रहा है वो डायरेक्ट, जो मटेरियल डायरेक्टली प्रोडक्शन में लगेगा, वॉचमैन डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं हो सकता। हाँ देखो, जो मटेरियल सीधा प्रोडक्शन में लगाया जाता है सामान को बनाने में, वो डायरेक्ट मटेरियल। और जो एम्प्लॉय सीधा प्रोडक्शन में इन्वॉल्व, अपने हाथों से प्रोडक्शन करता है, लेबर ही बोलते हैं उसको, तो वो डायरेक्ट एम्प्लॉय या डायरेक्ट लेबर। उसके अलावा भी तो बहुत सारे मटेरियल लगते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं जो बिजनेस में होते हैं, उसके बिना भी बिजनेस नहीं चल सकता, तो उनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। कुछ भी ले लो, जैसे एसेट भी आपका एक मटेरियल है देखा जाए तो, है ना, उसमें डेप्रिसिएशन लगता है तो वो ओवरहेड होगा। जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल होते हैं, और क्या बोलना चाहिए, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय, वॉचमैन हो गया, सुपरवाइजर, सीईओ, चेयरमैन, उसको भी तो आप पैसा दोगे ना, डायरेक्टर, सीए, सीएमए, हाँ, तो वो क्या हो गए, वो इनडायरेक्ट एम्प्लॉय हो गए, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय, ठीक है। और अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी होते हैं, रेंट हो गया, ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, लाइटिंग का खर्चा हो गया, तो ये सब क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, हाँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये जो भी चीज़ें हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को मिला के कलेक्टिवली ओवरहेड कहा जाता है। ओवरहेड कोई एक पर्टिकुलर खर्चे का नाम नहीं है। जितना भी इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, उन तीनों को मिला, उसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो उन सबको मिला के कलेक्टिवली ओवरहेड कहा जाता है, ठीक है। तो पूरा चैप्टर हमको अभी यही पढ़ना है। अब ओवरहेड को करना क्या है वो ध्यान से समझो। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मान के चलो एक फैक्ट्री है, या बिजनेस बोलना चाहिए, फैक्ट्री मत बोलो, एक बिजनेस है, उसके टोटल 5 डिपार्टमेंट है, टोटल 5 डिपार्टमेंट है, P1, P2, P3, S1, S2, टोटल 5 हो गए। अब ये P और S का मतलब क्या, मैंने जानबूझ के लिखा है, P, जितने भी P दिख रहे हैं 1, 2, 3, वो है आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। नाम से समझ आ गया, वहाँ पे प्रोडक्शन होता है, सामान मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बनाया जाता है, मशीन सब वहीं पे पड़ी होती है। और एक सर्विस डिपार्टमेंट होता है, जैसे क्वालिटी चेक करना, इंस्पेक्ट करना, ये सब सर्विस है। सुपरवाइज करना, ये सब सर्विस होता है जो जनरली एम्प्लॉय लोग करते हैं। जैसे आप खुद समझ लो ना, जैसे टाटा मोटर्स ही ले लो, तो टाटा मोटर्स क्या करते हैं, गाड़ी का प्रोडक्शन भी करते हैं और गाड़ी की सर्विस भी करते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट भी है। मतलब अगर मैं आपको बात करूँ, मेजर 2 टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं किसी भी बिजनेस में, बड़े बिजनेस में, लार्ज स्केल बिजनेस में 2 टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट। एग्जाम्पल से समझना है तो कोई भी गाड़ी का एग्जाम्पल ले लो, टाटा का ले लो, कोई भी गाड़ी ले लो, 2 व्हीलर गाड़ी ले लो, होंडा, हीरो, कोई भी ले लो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे गाड़ी बनती है और फिर गाड़ी सेल हो गई, फिर बंदा वापस आएगा ना सर्विस करवाने, तो सर्विस डिपार्टमेंट में आएगा, वो शोरूम में नहीं जाएगा, शोरूम से हट के एक अलग से रास्ता होता है सर्विसिंग सेंटर के लिए, तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट। अब प्रोडक्शन में भी 3 अलग अलग है, P1, P2, P3, मतलब एक जगह बॉडी लगाएंगे, एक जगह चक्के लगाएंगे, एक जगह इंजन लगाएंगे, ऐसा मान के चलो, ठीक है। मतलब है प्रोडक्शन, सब में प्रोडक्शन ही हो गया, बट एक में बॉडी का प्रोडक्शन, एक में व्हील्स लगाए, एक में इंजन लगाए। फिर सर्विस में भी ऐसे अलग अलग होता है, जैसे एक मान लो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का है और एक वॉशिंग का है। गाड़ी का एग्जांपल ले रहा हूँ, देखिए रिपेयर का डेंट वेंट लग जाता है और धोने वोने का अलग से डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब मान के चलो ये जो टाटा मोटर्स है, इनका बिजली बिल आया महीने का 21,000, 30,000, ठीक है, 710 रुपये। हाँ, टाटा मोटर्स है अच्छा, बिजली बिल आएगा तो एक ही आएगा ना, क्योंकि बिजनेस तो एक ही है। ध्यान से देखो, पहला वर्ड जो मैंने लिखा है, बिजनेस तो एक ही है, तो जो मीटर लगा होगा वो मीटर एक ही लगा होगा, है ना, तो एक ही मीटर है। उसका बिल आया मंथली, एक महीने का बिल आया 21,000 महीने का। महीने का लो, साल का लो, क्वेश्चन में साल का किसी का भी उससे फर्क नहीं पड़ता, टाइम पीरियड से फर्क नहीं पड़ता। महीने का बिल है 21,000, पूरे बिजनेस का है, ठीक है। इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का कितना है वो हमको करना है। इस चैप्टर में हमको ये करना है, जो भी आपका खर्चा है, टोटल खर्चा एक, जैसे रेंट मान लो, अगर टाटा मोटर्स बिजनेस जो क्या बोलते हैं उसको, प्रीमाइसेस है, उसको हमने रेंट पे लिया है, तो रेंट तो पूरे का रहेगा ना, कि डिपार्टमेंट जो मकान मालिक होगा वो तो बताएगा पूरे, जैसे मान लो 2,000 5,000 स्क्वायर फीट है, तो पूरे का रेंट बताएगा ना। मान लो 50,000 महीने का रेंट है, 50,000, तो जो भी टाटा मोटर रतन टाटा है उन्होंने 50,000 दे दिया।
हमको देखना है उसके अंदर जितने डिपार्टमेंट है हमको उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, चैप्टर में हमको ये करना है, ठीक है। डिपार्टमेंट वाइज पता होना चाहिए हर डिपार्टमेंट में कितना खर्चा लगा है, क्योंकि किसी डिपार्टमेंट में अगर ज़्यादा लग रहा है तो उसको कंट्रोल कर पाएंगे। मेन ऑब्जेक्टिव यही है, डिस्ट्रीब्यूट क्यों करते हैं खर्चा, ताकि पता चले डिपार्टमेंट वाइज कितना कॉस्ट लगेगा, कितना प्रॉफिट होगा। डिपार्टमेंट वाइज भी देखा जाता है सब चीज़, तो अगर किसी डिपार्टमेंट में ज़्यादा लग रहा है तो उसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो मैंने आपके सामने 2 एग्जाम्पल रखा, यहाँ मैं ऐसे पर्टिकुलर्स में लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी जो 21,000 आया है, महीने का बिल आया इलेक्ट्रिसिटी का, है ना, और रेंट का खर्चा था 50,000, ये था 21 और ये था 50,000। इसको मेरे को 5 डिपार्टमेंट में बांटना है, फिर चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो चाहे सर्विस डिपार्टमेंट हो, सभी में बांटना है। कैसे बांटेंगे, कुछ ना कुछ एक रेशियो निकालेंगे, ठीक है, और वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इतना समझ आया कि हमको इस चैप्टर में करना क्या है। आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का खर्चा बता देगा, रिपेयर इतना है, डेप्रिसिएशन इतना है, सुपरवाइजर की सैलरी, बहुत सारे खर्चे देगा। आपको उन खर्चों को क्या करना है, प्रोडक्शन एज वेल एज सर्विस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर रेशियो में। जैसे पार्टनरशिप में रेशियो होता है, उस रेशियो के हिसाब से हमको 5 में बांटना है। तो वो रेशियो हम पता कैसे लगाएंगे, उसके लिए हमको ये वाला देखना है। ये टेबल बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर तो पता नहीं है, देख लेना। पेज नंबर 178 में दिया हुआ है, देख लेंगे। तो सारे खर्चे आपको बता दिया, जो उसका खर्चा है और जो उसका रेशियो होना चाहिए, बेसिस ऑफ एपोर्शनमेंट मतलब रेशियो क्या होना चाहिए उसका, इस बेसिस पे उसको बांटेंगे। हाँ, उसका बेसिस क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहला खर्चा है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। हाँ, सीधा रेंट को लो ना, रेंट को लो। आप खुद सोचो, आप मार्केट में गए, रेंट में जगह लेने ढूंढने के लिए निकल गए मार्केट में, देखना है मेरे को रेंट में कौन सी जगह है। तो एक जगह का रेंट था 5,000, दूसरी जगह का रेंट था 50,000। लोकेशन छोड़ दो, लोकेशन ही की, एक आउटर में एक शंकर नगर है। लोकेशन के अलावा रेंट कम ज़्यादा कब होता है, फ्लोर एरिया के हिसाब से। जहाँ का फ्लोर एरिया मतलब स्क्वायर फीट, फ्लोर एरिया मतलब क्या होता है, स्क्वायर फीट। अगर कम स्क्वायर फीट है तो कम रेंट लगेगा, अगर स्क्वायर फीट ज़्यादा है तो ज़्यादा रेंट लगेगा। मतलब आपको ऐसे ये याद करने की टेक्निक है, याद करने की टेक्निक है कि रेंट, भाई रेंट किसके हिसाब से लिया जाता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय के हिसाब से नहीं लिया जाता। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 है तो कम रेंट लेंगे, 50 स्टूडेंट हो जाएंगे तो ज़्यादा रेंट लेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो फ्लोर के हिसाब से लेते हैं, जितना बड़ा जगह उतना ज़्यादा रेंट, छोटी जगह है तो छोटा रेंट, कम रेंट, इसलिए फ्लोर एरिया के हिसाब से आपको बांटना है। ये याद करने की टेक्निक है। अब जैसे अगले रिपेयर टू बिल्डिंग, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, क्योंकि जितनी, देखो वैल्यू ज़्यादा मतलब बिल्डिंग भी बड़ी होगी ना। अगर मान लो आपकी बिल्डिंग, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग है 5-6 करोड़, 5 करोड़ की बिल्डिंग है, मतलब बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो उसमें रिपेयर का खर्चा भी ज़्यादा लगेगा। और जैसे ये 2 फ्लोर की बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर 2 मान लिया जाएगा, तो इसमें कम रिपेयर लगेगा। तो इसमें, इसलिए इसका आंसर है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। आपको ये देखना है कि अगर वो खर्चा लग रहा है तो क्यों लग रहा है, वो खर्चे का बेसिस क्या है, बात वही चल रही है ना, खर्चे का बेसिस क्या है, किस हिसाब से वो खर्चा। जैसे पेंटिंग का खर्चा ले लो 2 मिनट के लिए, यहाँ पे नहीं आएगा, दिवाली आ गई ना, तो दिवाली में पेंट करवाते हैं, तो पेंटिंग का खर्चा वैल्यू बिल्डिंग के हिसाब से लेंगे ना। जितनी बड़ी बिल्डिंग उतना ज़्यादा खर्चा लगेगा, छोटी बिल्डिंग है तो कम खर्चा लगेगा। आपको देखो, और कितने लोग रहते हैं घर में, उससे मैटर करता है क्या, नहीं। मान लो किसी में 2 मेंबर है, किसी में 10 मेंबर है, उससे फर्क नहीं पड़ता, घर कितना बड़ा है, घर कितना बड़ा है, मतलब उसकी वैल्यू देखी जाएगी, ठीक है। फिर जैसे अगला है जनरल लाइटिंग। लाइटिंग मतलब वही होगा बिजली बिल। तो बिजली बिल कब ज़्यादा कब कम होगा, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के हिसाब से। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स मतलब आप लोग देख सकते हो, जैसे ये लाइट पॉइंट है, ये 2 ठोक लगा हुआ है, वो 2 लगा हुआ है ना, कई सारा है, तभी तो 21,000 आता है, ठीक है। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स का मतलब होता है स्विच, जितने स्विच रहेंगे, जितना लाइट पॉइंट दिया रहेगा, स्विच, हाँ, उसके साथ लाइट होल्डर जो बोलो, क्वेश्चन में दिया रहेगा। अच्छा एक सेकेंड, कई बार क्या होता है लाइटिंग में, लाइटिंग का आप लोग समझ गए, लाइटिंग नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, क्वेश्चन में ही आंसर है। लाइटिंग है तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ लाइट पॉइंट ना दे तो क्या लोगे, ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे नहीं दिया है नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, एरिया के हिसाब से करोगे, मतलब वही हो गया फ्लोर एरिया। अगर आपको नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स नहीं दिया है आगे क्वेश्चन जहाँ पे नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स नहीं दिया हुआ है, तो उसकी जगह पर आप क्या ले लोगे, एरिया ले लो, क्योंकि जितना बड़ा एरिया उतनी ज़्यादा लाइटिंग, छोटा एरिया है तो कम लाइटिंग, एक ही ट्यूबलाइट में काम हो जाएगा। अगर छोटा एरिया है तो अभी बड़ा है तो 5-6 ट्यूबलाइट लगी है ना। चलो आगे, पावर। पावर किस में लगता है, मशीन में लगता है, तो हॉर्स पावर ऑफ मशीन, मतलब मशीन की जो कैपेसिटी है हॉर्स पावर। जैसे गाड़ी का सीसी में नापते हैं, कितने 200 सीसी की गाड़ी है, 500 सीसी की गाड़ी है, तो मशीन को हम हॉर्स पावर में नापते हैं, एचपी।
ठीक है। तो अगर पावर का खर्चा बांटना है तो हॉर्स पावर ऑफ मशीन, मतलब हर डिपार्टमेंट में आपको बता देगा कि P1 में, P2 में, P3 में इतने हॉर्स पावर की मशीन है, उसी के रेशियो में आपको पावर का खर्चा बांट देना है। फिर जैसे है टेलीफोन, तो टेलीफोन मतलब वही हो गया नंबर ऑफ एक्सटेंशन, जो कि नीचे दिया होगा देख लेना, जहाँ टेलीफोन का वो स्विच लगता है अलग सा इस टाइप का रहता है, ऐसा रहता है टेलीफोन का जो स्विच रहता है, तो जितना इसको एक्सटेंशन कहते हैं, नंबर ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है। तो वो हो गया। सुपरविजन, आप कितने सुपरवाइजर करता क्या है, एम्प्लॉय को देखता है कि सब एम्प्लॉय ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो सुपरवाइजर आप कितने रखोगे, अगर कम एम्प्लॉय है तो कम रखोगे, ज़्यादा एम्प्लॉय हो ज़्यादा रखोगे। मतलब सुपरविजन का भी खर्चा डिपेंड करता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के ऊपर। कम एम्प्लॉय है तो एक ही सुपरवाइजर में काम हो जाएगा, जितने ज़्यादा एम्प्लॉय होंगे उतने ज़्यादा सुपरवाइजर, 2-3 रखना पड़ेगा। फिर मटेरियल हैंडलिंग है, मटेरियल को यहाँ से वहाँ ले जाओगे, तो ऐसा हल्का फुल्का मटेरियल नहीं जो हाथ से उठा के ले जाए, ये तो बंदों को डाउट आता है सर मटेरियल हैंडलिंग में क्या खर्चा लगेगा, यहाँ से उठाए वहाँ रख दिए, टन वाला मटेरियल, 2-3 टन इधर से उधर, फैक्ट्री में विद इन द फैक्ट्री, इधर से उधर नहीं बोल रहा हूँ, एक शहर से दूसरे शहर नहीं बोल रहा हूँ, विद इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर में ही यहाँ से माल उठा के वहाँ ले जाना है। हाँ, जैसा GTA में एक रहता था, ऐसे करके उठाते थे। हाँ, तो नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन या फिर वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज्ड, जितना वैल्यू ऑफ मटेरियल है उसका हिसाब से, तो क्वेश्चन में आप देख के समझ जाओगे, ठीक है, इतना क्लियर। इसके अलावा एक दो चीज़ें और है जो यहाँ पे नहीं दी हुई है, तो मैं आपको लिखवा देता हूँ। जैसे सन्ड्री एक्सपेंसेस ऐसा दिया रहेगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, उसको किस में बांटोगे? सन्ड्री एक्सपेंस मतलब होता क्या है? चिल्लर खर्चा, छोटे मोटे चिल्लर खर्चे, और वो कुछ भी हो सकता है ना, 2 रुपए का माचिस लाया, 6 रुपए की अगरबत्ती लाया, कुछ भी हो सकता है वो, 12 रुपए का बैटरी लाया सेल में इसमें लगाने के लिए, है ना, कुछ भी हो सकता है, स्केल, पेंसिल, शार्पनर, सब छोटा मोटा चिल्लर खर्चे ले आया, कुछ भी लाया, ठीक है। तो इसका कोई प्रॉपर बेसिस नहीं हो सकता है, लॉजिकली इसका कोई प्रॉपर बेसिस नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो आप क्या करोगे, इसका कोई लॉजिक नहीं है, आपका बुक वाला बोलता है कि इसको डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में बांट दो, डायरेक्ट वेजेस के, कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक इसलिए बता देना, सन्ड्री एक्सपेंस है, छोटा मोटा खर्चा, उसका बहुत सारा आपने ऐड करके बता दिया ये खर्चा लगा है, चिल्लर खर्चे, तो उसका कोई लॉजिकल बेस नहीं है, डायरेक्ट वेजेस है बस, ठीक है। एक और बता देता हूँ, अगर आपको दिया हुआ है ना आगे, इसलिए बता देगा हूँ अभी से, इनडायरेक्ट वेजेस, तो ये भी तो इनडायरेक्ट बोले मतलब वो ओवरहेड ही तो हुआ ना, वो भी डायरेक्ट वेजेस, उसका जो बेसिस होगा वो तो समझ आ गया, इनडायरेक्ट वेजेस है तो डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। एक और लूँ, मुंह से पूछ रहा हूँ, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉई, नंबर ऑफ एम्प्लॉई मतलब ये वाला है ना, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉई, वेलफेयर मतलब जो भी उनका फंक्शन होता है, जैसे आप लोग का भी हुआ था, नहीं आप लोग का नहीं, आप लोग का हो चुका है, ये जो फाउंडेशन वालों का हुआ था अभी मामा कैफे में, तो वो वेलफेयर ऑफ पीपल है ना, वेलफेयर ऑफ स्टाफ, उनको मोटिवेट करने के लिए, तो जितने बंदे, जितने स्टूडेंट्स उतने ज़्यादा खर्चा, कम स्टूडेंट होते कम खर्चा, मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉई के हिसाब से, है ना। जो एनुअल फंक्शन होता है, बड़ी बड़ी कंपनी में एनुअल फंक्शन होता है, सब पार्टी वार्टी होती है, तो जितना नंबर ऑफ एम्प्लॉई रहेगा उतना खर्चा रहेगा। इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉय, एक ही मौका रहेगा सही जवाब देने का, इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉय गलत, ये क्या है, ये कैसे होता है? नंबर ऑफ एम्प्लॉय मतलब हर एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करवाओगे, गार्ड का भी, सुपरवाइजर का भी, कौन बोला? हाँ, जिनको जितना कौन से गार्ड का इंश्योरेंस करवाती है कंपनी? जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं, या जो KMP होते हैं, क्या है KMP का फुल फॉर्म? सिर्फ उन लोगों का इंश्योरेंस कंपनी करवाती है, उनको वेजेस तो मतलब आगे तो सैलरी देखे होगे कहीं पे, सैलरी है करेंगे बेसिस, तो मतलब जितना उनको पैसा मिलेगा उसके हिसाब से देखेंगे ना। मतलब आप अगर कोई बोलेगा कि मेरे को महीने का 2 करोड़ मिलता है, और दूसरा बंदा जो बोलेगा मेरे को महीने का 10,000 मिलता है, तो आप ऐसे ही बता दो किसका इंश्योरेंस करवाती होगी कंपनी, वो 2 करोड़ वाले का, क्योंकि वो की मैनेजरियल पर्सन है, ज़्यादा फीस मिले, ज़्यादा सैलरी मिलेगा, मतलब वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का बनता है। कैलकुलेटर में बटन दबाया तो ये क्यों चालू हुआ? ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो मैं बोल रहा था, आप उनके सैलरी के हिसाब से ही बता दोगे। अगर किसी को 2 करोड़ की सैलरी मिलेगी मतलब वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का बंदा है, 10,000 मिलेगी मतलब वो लोअर वाला बंदा है, गार्ड है कुछ, तो उसका इंश्योरेंस नहीं करवाती है कंपनी। इंश्योरेंस होता है KMP लोगों का, टॉप लेवल मैनेजमेंट लोग का, तो वो आप डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से बांटोगे।
इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉई, ठीक। सर तो डायरेक्ट मेरी सी सर कुछ था जो मटेरियल के बेसिस पे बढ़ता था, वो याद ये तो है ना वैल्यू ऑफ मटेरियल। क्वेश्चन देखेंगे अभी, जो एक्स्ट्रा के साथ थोड़ा बहुत बताया। अब आते हैं क्वेश्चन में। तो मेन देखो 50% मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। ओवरहेड क्या होता है, पहले तो इनडायरेक्ट खर्चे, मटेरियल और लेबर को छोड़ के जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, सारे एग्जांपल हमने देख लिए। इन सब को कलेक्टिवली ओवरहेड कहा जाता है। चैप्टर में हमको क्या करना है, प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट, दो अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं, उसके अंदर भी 3-3 2-2 होते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी साल का खर्चा है, टोटल खर्चा, उसको आपको हर डिपार्टमेंट में बांटना है। डिपार्टमेंट में कैसे बांटोगे, रेशियो में। रेशियो आपको इसके हिसाब से पता लगाना है, मतलब ये आपको याद करना है, क्वेश्चन में दिया होगा बट आपको मैच द फॉलोइंग आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे आते हैं, चलो पहले क्वेश्चन में। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 48, 47 हो चुका है एम्प्लॉई का मिला के, एम्प्लॉय में तो 45 तक था। और 2 डायरेक्ट एक्सपेंस का था, टाइम पास वाला क्वेश्चन, वो अभी नहीं किया। ये क्या कर रहे हो सर? टाइम पास 20 क्वेश्चन है। पूरा मशीना रेट सब मिला के ना हो जाएगा। आज 10-15 कर देते। चलो अच्छा, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, ओवरहेड को बांटना है हर डिपार्टमेंट। इधर ध्यान दो, एक बुक पलट रहे, कॉपी पलट रहे, क्या मिलेगा उससे। इधर देखो, अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, मैंने मुंह से तो बता दिया कि क्या करना है आपको। जितना भी ओवरहेड है हर डिपार्टमेंट में बांटना है, हर डिपार्टमेंट, फिर चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो चाहे सर्विस डिपार्टमेंट हो, सभी में बांटना है। तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये टॉपिक का नाम है या प्रोसेस का नाम है। जो प्रोसेस अभी आप करने वाले हो, क्या प्रोसेस करने वाले हो, खर्चों को बांटने वाले हो, प्रोडक्शन एज वेल एज सर्विस डिपार्टमेंट में। तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब क्या होने वाला है, देखो इलस्ट्रेशन 48 है, तो जैसा मैंने लिखा था वही लिखा हुआ। अ फैक्ट्री हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स P1, P2, P3 एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट S1 एंड S2, मतलब टोटल हो गए 5। द फॉलोइंग ओवरहेड्स, ये सब ओवरहेड है, रेंट, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, लाइटिंग, सुपरविजन, इंश्योरेंस, ESI कंट्रीब्यूशन और पावर, ये सब आपको ओवरहेड के एग्जांपल दिए हुए हैं। एंड अदर इन्फॉर्मेशन, ये अदर इन्फॉर्मेशन है, उसका रेशियो है। आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मंथ, फ्रॉम द बुक्स ऑफ मंथ जनवरी। चलो आगे, खर्चा दिया हुआ है, ये सब खर्चों के नाम है और ये सब खर्चों के अमाउंट है। आपको करना है मैच द फॉलोइंग। नीचे भी एक हाउस पावर छुपा हुआ है, तो ध्यान देना। हाँ, तो आपको क्या करना है, बताते जाना है मैच द फॉलोइंग, कौन से खर्चे का बेसिस क्या होगा। चलो फटाफट बताते जाओ। रेंट का एरिया हो जाएगा, रिपेयर का नंबर ऑफ प्लांट का है, वैल्यू ऑफ प्लांट, ये है वैल्यू ऑफ प्लांट। रिपेयर आप किसका करवाओगे, प्लांट का ही करवाओगे, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। डेप्रिसिएशन भी वैल्यू ऑफ प्लांट। लाइटिंग नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स नहीं दिया हुआ है, तो एरिया में बांट देंगे, ठीक है। सुपरविजन, नंबर ऑफ वर्कर्स, सुपरविजन नंबर ऑफ वर्कर्स। फायर इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक वैल्यू दिया हुआ है। ESI कंट्रीब्यूशन, ESI का फुल फॉर्म इंश्योरेंस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, तो अभी बताया था इंश्योरेंस है तो वेजेस के हिसाब से होगा, है ना। पावर, हॉर्स पावर ऑफ प्लांट, बस यही तो करना है, ठीक करना है, बनाओ। तो देखो सबसे पहले क्या लिखूंगा, ओवरहेड लिखूंगा, मतलब क्या क्या कॉलम बनने वाला है। P1, P2, P3, S1, S2, total basis particular. वो पहले बनेगा, पार्टिकुलर। तो मैं अभी ओवरहेड लिख देता हूँ, एक ही मतलब है। ओवरहेड बेसिस और अमाउंट। AC चालू कर दो तो बंद है, तो लोड नहीं ले पाता है, अपने आप बंद हो जाता है। ओवरहेड बेसिस, फिर अमाउंट, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आएगा। P1, P2, P3। हाँ, ये 3 कॉलम तो बनेगा। अब इसके अलावा जितना डिपार्टमेंट है, तो पहले तो मैं मेन नाम लिखूंगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट। फिर उसके अंदर बताऊंगा क्या क्या है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 3 है, P1, P2, P3।
सर्विस में 2 है, S1 S2। तो देखो अब ये लाइन खींचेंगे, देखो ओवरहेड है मतलब यहाँ पे खर्चे का नाम लिखूंगा, बेसिस मतलब उसका रेशियो क्या होने वाला है, और अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर मैंने क्या किया, प्रोडक्शन और सर्विस में पार्टीशन कर दिया। अब प्रोडक्शन के अंदर भी 3 है, P1 P2 P3, और सर्विस में 2 है, S1 S2। ये आपका टेबल तैयार है, ऐसा फॉर्मेट बनाना है, ठीक। तो चलो ओवरहेड में सब खर्चे के नाम लिखते जाते हैं, रेंट, ऐसी लाइन से लिखते जाता हूँ। रेंट है, रिपेयर, डेप्रिसिएशन है, लाइटनिंग, सुपरविजर, लाइटनिंग नहीं होता, लाइटिंग होता है। सुपरविजर, PSI इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, PSI, पावर। ये मैंने सारे खर्चों के नाम लिख दिया। अमाउंट में अमाउंट लिख देते हैं, 3600, 2700, 600, 10,000, 3,000, 900। ठीक। ये तो कॉपी पेस्ट वाला हाल हो गया, और बेसिस आप लोग बता चुके हो, रेंट का था, एरिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपकी मर्जी। सुनो, बेसिस में क्या लिखना है, मतलब एरिया तो लिखना ही है, मतलब एरिया ARE स्पेलिंग लिखोगे या उसका रेशियो लिखोगे, रेशियो आपकी मर्जी है। ऐसा कुछ गलत वाली बात नहीं है। मैंने एरिया लिखा, और इसके अलावा रेशियो मतलब क्या, मतलब एरिया का रेशियो निकाल के लिखो। एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, 40 30 27 15 8, यही होगा। और उसके बाद वो कैंसिल नहीं होगा, यही होगा। 40 = 30 = 27 = 15 = 8, ठीक है, वो लिखो, एरिया लिख लो। या एरिया, तो वही ज़्यादा बेटर वही वाला, ठीक है ना। तो खर्चा वाले बता देंगे। मतलब बुक वाला दोनों फॉलो करते हैं, आपकी मर्जी है। तो मैं क्या करूँ, सबका बेसिस लिखते जाओ। रेंट का एरिया था, रिपेयर का था आपका वैल्यू ऑफ प्लांट, तो जगह बना के अच्छे से आप लोग लिखना। डेप्रिसिएशन का अगेन वैल्यू ऑफ प्लांट, ठीक है। लाइटिंग का वैसे तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स होता है, बट नहीं दिया हुआ है तो एरिया, ठीक है। सुपरविजन का क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स। फायर इंश्योरेंस था, वैल्यू ऑफ स्टॉक, क्योंकि उसी का इंश्योरेंस करवाए हो। वेजेस, ASI कंट्रीब्यूशन था वेजेस के हिसाब से, और पावर था हॉर्स पावर ऑफ मशीन, प्लांट HP ऑफ प्लांट, प्लांट लिख देंगे, पहले का 2000 प्लांट, ठीक। अब तो क्या है, रेशियो में बांटना है एकदम मक्खन की तरह। 2000 आएगा पहले का। हाँ, एरिया का रेशियो निकालना, उसके हिसाब से बात पार्टनरशिप में करते हैं, ठीक है। 2000, तो फर्स्ट का 2000, 2000, फिर 1350, फिर 750, फिर 400। सबको ऐसे ही करना है, तो अब इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। बांटना ही तो है रेशियो में, रेशियो का बेसिस मैंने बता दिया। अब रेशियो आप निकाल सकते हो, पार्टनरशिप के जैसे बांट सकते हो। जैसे वैल्यू ऑफ प्लांट है, देखो अगला रिपेयर है, 3600 रुपये का है वैल्यू ऑफ प्लांट, तो वैल्यू ऑफ प्लांट का रेशियो क्या बनेगा, देखो ये है वैल्यू ऑफ प्लांट, वैल्यू ऑफ प्लांट ये है 72, 54, 48 और 6। चाहो तो कैंसिल करो, चाहे तो ऐसी बांटो, आपकी मर्जी, कैलकुलेटर है आपके पास, जैसा आपको करना है। मतलब 72 = 54 = 48 = 6 के रेशियो में बांट देना है। अब S2 में डैश है तो S2 में नहीं जाएगा, 14 तो 40, बस बस बस। अगर मैं नहीं पूछ रहा हूँ भाई, 120। S2 में डैश है तो S2 में नहीं जाएगा, उसको दिमाग मत लगाना। मतलब 4 डिपार्टमेंट में 4 डिपार्टमेंट में बांट के खत्म। जैसे स्टॉक है तो स्टॉक का भी खाली 3 में जाएगा, इसका जो 45, 27 और 18, 9 से सीधा काट सकते हो आसान तरीके से, तो 5, 3 और 2 डिवाइड कर देना 10 है ना। रेशियो में बांटने आपको आता है, पार्टनरशिप जैसे, तो रेशियो में बांटोगे उसका टोटल कर दोगे। हाँ, टोटल करना मत भूलना, यहाँ पे आपको टोटल करना पड़ेगा। जैसे ही सब खर्चा बढ़ जाएगा, 5 डिपार्टमेंट का टोटल बता देना है, जैसे टॉप टू बॉटम, इसका टोटल, इसका टोटल, टोटल टोटल टोटल, यहाँ पे आपको लिख के बताना है। पहला क्वेश्चन खत्म, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन खत्म, यही तो है प्राइमरी, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें मजा आएगा।
कल से कितने बजे लोगे क्लास? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सेकंड, अब क्या होगा देखो, सेकंड में सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, एकदम मक्खन। सेकंड में सेकेंडरी होगा और क्या होगा, बवाल है। थर्ड में थर्डरी होगा। हाँ, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा देखो, अभी आपने क्या किया, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या किया, जैसे जो रेंट का खर्चा था, जो भी था, आपने क्या किया, उसको एरिया के हिसाब से, एरिया के रेशियो में P1, P2, P3 और ठीक है P3 है, और S1, S2 सभी में बांट दिया, प्रोडक्शन में भी बांट दिया, सर्विस में भी बांट दिया, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो जैसे रेंट था आपका 5000, तो यहाँ मैंने दिया मान के चलो 1500, 500, यहाँ भी 500, तो ये मतलब अपना 2500 हो गया, 2.5 बचा, 1250, ऐसे अपने मन से मैं ले लिया। 5000 को मैंने बांट दिया पांचों डिपार्टमेंट में, ये ऐसा अमाउंट है इनका, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे खर्चे मैंने बांटे होंगे, डेप्रिसिएशन को बांटा होगा वैल्यू ऑफ प्लांट के हिसाब से, इंश्योरेंस को बांटा होगा वेजेस के हिसाब से, ऑफिस का टोटल किया होगा, है ना। तो मान के चलो ये टोटल ही है। अब जैसे रेंट है ना, ऐसे बहुत सारे खर्चे आपने बांटे होंगे, और बांटते बांटते आपने इसका क्या निकाल लिया होगा, टोटल निकाल लिया होगा, जैसे पिछले वाले मैंने बताया था। तो मान के चलो कि अब ये टोटल है, ये टोटल खर्चा है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और ये पूरे हर डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा है। आफ्टर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ये डिपार्टमेंट वाइज टोटल खर्चा है। अब आपको क्या करना है, और एक काम करो, इसको और चेंज कर देता हूँ, अमाउंट कुछ भी लो, 1500 ले लेता हूँ, ठीक है, जो भी अमाउंट ले लें, अलग लिया जानबूझ के। अब आपको क्या करना है, S1 और S2 पे फोकस करना है। सर्विस डिपार्टमेंट है S1 S2, उस पर फोकस करो। S1 का जो खर्चा है 1500, यहाँ से 1500 को माइनस कर देना है, और माइनस करने से होगा क्या कि ये 0 हो जाएगा, और इसको इधर मार देंगे। और ये जो 1500 है, मतलब ये S1 का खर्चा है, ये बट जाएगा P1 में, P2 में, P3 में। कैसे बांटेंगे वो मैं बताऊंगा, उसके 3 मेथड है। फिर सिमिलरली आपको इसका भी करना है, 1250 S2 का था, इसको भी माइनस करना है 1250 से, मतलब इसको भी 0 करना है, और ये 1250 चलो यहाँ से तो माइनस हो गया, तो जाएगा कहाँ, वही जहाँ कोई आता जाता नहीं, P1 में, P2 में, P3 में, सब जगह जाएगा, ठीक है। तो पहले तो क्या करना है वो समझ आया, मतलब जितने भी S1 S2 के जितने भी सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे हैं उनको 0 कर देना है, वहाँ पे कुछ खर्चा नहीं दिखना चाहिए, 0 करना होना चाहिए, और फिर उसको P1 P2 P3 में बांट देना है। तो सर पहले आपने S1 S2 को बांटा ही क्यों, पहला सवाल। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में अपने 500 को क्यों बांटा, इन तीनों को ही बांटते, पता लगाना था कि सर्विस डिपार्टमेंट हमको पता लगाना था। हम एक कंपनी है, तो कंपनी में इंटरनल डिसीजन लेना होता है, इंटरनल कंट्रोल के लिए, ऑडिट में पढ़ोगे इंटरनल कंट्रोल होता है, इंटरनल कंट्रोल के लिए हमको मालूम करना था कि S1 S2 में कितना है खर्चा, तो हमने बांटा। तो फिर अभी उसको खत्म क्यों करोगे, दूसरा सवाल। पहला सवाल क्या था कि अगर आपको आखिर में उसको 0 ही करना था, मतलब S1 S2 का P1 P2 P3 में बांटना था, तो प्राइमरी में जब मैंने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किया था तब खाली P1 P2 P3 में बांटता, S1 S2 में बांटता ही नहीं। तो इसका जवाब क्या था कि इंटरनल कंट्रोल के लिए, डिसीजन लेने के लिए आपको बांटना है, ताकि पता तो हो कि S1 S2 में कितना होगा खर्चा, ठीक है। मतलब आपने यहाँ से कोने से S1 S2 में भी बांटा, और P1 P2 P3 में भी बांटा, तो फिर अब इसको माइनस करके इसमें क्यों लेके जाओ, बांटे हो ना, तो वहाँ पे रहने दो खर्चा, मतलब ये जो पे 1500 है या 1250 है, रहने दो ना, उसको माइनस करके वहाँ क्यों लेके जा रहे हैं। ताकि कस्टमर को लगे कि सर्विस का कोई खर्चा ही नहीं लगा है, लेकिन खर्चा को भी हम लोग प्रोडक्शन में इंक्लूड कर रहे हैं, एब्जॉर्ब करने के लिए। मतलब सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को क्या किया जाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एब्जॉर्ब कर दिया जाता है, ताकि हम प्रोडक्ट की एग्जैक्ट कॉस्ट निकाल पाए। क्योंकि कस्टमर जब आएगा तो वो तो खाली प्रोडक्ट की कॉस्ट देगा ना, प्रोडक्शन तो खाली यहाँ पे होगा, वो आपको सामने से सर्विस की कॉस्ट पहले से नहीं देगा। जैसे आप लोग कोई भी ऑफर देखते हो, जैसे अभी एक जगह गया था मैं, कटोरा तालाब में एक दुकान थी, वहाँ पे लिखा हुआ था बाय वन गेट 7 2 था ना, हाँ वही मैं सोच रहा था। तो ऐसा कैसे, ऐसा वो नुकसान नहीं हो जाएगा बच्चे को, 2 खरीदो आपको 7 चीज मिलेगा, तो वो 2 का MRP भी था 4000। मतलब भाई कोई सब बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी अपने जेब से नहीं देगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो क्या करते हैं, ठीक है ऑफर लगा दिए, कस्टमर अट्रैक्ट हो जाएगा, पर वो 2 में ही इतना प्राइस बढ़ा देगा कि वो पूरे 7 का पैसा उसी में कवर हो जाता है उसका, मेन ये होता है। तो इसी वजह से आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब जितने भी जो सर्विस के खर्चे हैं
उसको माइनस करके जीरो कर दिया जाता है ताकि कस्टमर को पता ना चले, और वो हम प्रोडक्शन में जोड़ देते हैं और हम बोलते हैं हम तो आप खाली प्रोडक्शन का ही पैसा ले गए, बट उसमें सर्विस का ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेते हो या गाड़ी लेते हो, गाड़ी का एग्जाम्पल लो, गाड़ी लेते हो तो क्या बोलते हैं कि पहले का 3 सर्विस फ्री होगा। कौन बोलेगा फ्री होगा? फ्री बोलते हैं ना कि पहले का जो आपका 3 सर्विस है पैसा नहीं लगेगा, 3 जो भी है 5 है फ्री रहेगा। आपको नहीं पता वो गाड़ी की कॉस्ट में ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है। जो आप 90,000 या 1 लाख की गाड़ी लेते हो तो उसमें ऑलरेडी वो जुड़ा हुआ रहता है सर्विस का कॉस्ट। ऐसा कोई अपने घर से जेब में फ्री में कोई कुछ नहीं देगा, ठीक है? तो इसीलिए सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। समझ आया? अब उसके 3 मेथड है। हम समझ तो गए क्या करना है। जितने भी सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे हैं अब उसको वापस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाके बांटना है। तो कैसे बांटेंगे, किस रेशियो में बांटेंगे, उसके 3 मेथड है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मेथड्स ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके अंदर तो चलो 3 मेथड। स्टेप लेटर वाले। सबसे पहला डायरेक्ट मेथड, फिर दूसरा ले लेंगे हम नॉन रेसिप्रोकल मेथड, नॉन रेसिप्रोकल का एक और नाम स्टेप लैडर मेथड। दोनों नाम है इसके, जो बोलो, ये नाम याद क्योंकि यहाँ पे स्टेप लैडर बनने वाला है, सीढ़ी बनेगी यहाँ पे। और रेसिप्रोकल मेथड, चलो डायरेक्ट को छोड़ो, सिर्फ मेरे को एक जनरल मीनिंग बताओ, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पूछ रहा हूँ कॉस्ट में क्या होता है, नॉर्मल मीनिंग। रेसिप्रोकल का नॉर्मल मीनिंग क्या होता है? नहीं, तो कॉस्ट का हो गया। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। रेसिप्रोकल वर्ड का मतलब होता है उल्टा, है ना? और नॉन रेसिप्रोकल मतलब उल्टा नहीं, मतलब वो सीधा ही सीधा जाएगा, उल्टा वापस नहीं आएगा। बट रेसिप्रोकल मतलब आगे पीछे उल्टा होते रहेगा, वो आगे गया तो पीछे भी आ जाएगा, फिर आगे गया फिर पीछे आ जाएगा, रेसिप्रोकल, है ना? अब उसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 3 है। सबसे पहला है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। साइमल्टेनियस इक्वेशन में। दूसरा साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, तीसरा ट्रायल एंड एरर। और तीसरा है ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, मेन तो 3 मेथड है। ये लो, ये फ्लो चार्ट पूरा तैयार। मेथड्स ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? 3 है। ऐसे पूछोगे तो 3 है। डायरेक्ट मेथड, नॉन रेसिप्रोकल मेथड, उसका एक और नाम स्टेप लैडर मेथड, और तीसरा है रेसिप्रोकल मेथड। ठीक है, रेसिप्रोकल के अंदर और ये 3 नाम है। अब इन सबको हमको धीरे धीरे समझना है, पर उससे पहले एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाऊंगा। इसको मैं काम करता हूँ, बाजू में ले आता हूँ। हाँ, ये रेसिप्रोकल इसी का है, इसी के 3 नाम है। अब एक फ्लो चार्ट के अंदर और एक शॉर्टकट बताऊँ आपको, तो क्या होगा ध्यान से देखना। अच्छा, सेकेंडरी का मतलब क्या होता है अभी मैंने बताया। सेकेंडरी मतलब आप क्या करते हो, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को बांटते हो ना। प्राइमरी का जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो है वो है, आप क्या करते हो, सर्विस डिपार्टमेंट को उठा के बांटते हो। तो मतलब मेन फोकस आपका सर्विस में होना चाहिए। मैंने वो फ्लो चार्ट बताने टाइम भी बोला था, मेन फोकस आप सर्विस पे लाओ कि सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा बढ़ने वाला है, वो माइनस होने वाला है। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, जैसे मान लो 2 सर्विस डिपार्टमेंट है भाई, S1 और S2, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। तो क्या होगा, यहाँ पे S1 का खर्चा S2 में नहीं जाएगा, तो कहाँ जाएगा? प्रोडक्शन P1 P2। देखो S1 का खर्चा जाएगा P1, जैसे मैंने वो बनाया ही वही था, जो मैंने ऐसे लिखा था S1 S2, और यहाँ पे था P1 P2 P3। तो जैसे आपने S1 के खर्चे को माइनस किया, वो P1 P2 P3 में जाएगा, S2 में नहीं जाएगा, है ना? वहाँ पे देखो, यहाँ मैंने ऐसे कोई एगो नहीं बनाया है। सिमिलरली जब S2 के खर्चे को बांटोगे तो वो भी ऐसे ही होगा, P1 P2 और P3। तो ये दोनों 0 हो गया और P1 P2 P3 में बट गया। ये डायरेक्ट मेथड है। मतलब इसका अगर मैं हिंदी में बोलूँ अच्छे से सेंटेंस, मतलब एक सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं जाता है, प्रोडक्शन में तो जाएगा। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही यही है। अगर मैं आपसे पूछूं मीनिंग ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सर्विस डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन में बांटना, तो सवाल ये आएगा ना सर, सर्विस का सर्विस में जाएगा कि नहीं जाएगा? डायरेक्ट मेथड में नहीं जाएगा। डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, एक सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं जाएगा।
S1 का S2 में नहीं जाएगा, S2 का S1 में नहीं जाएगा, खाली प्रोडक्शन में जाएगा P1 P2 P3 में। तो मैंने ये ऐसे फ्लो चार्ट टाइप का बना दिया, S1 और S2 के बीच में क्रॉस कर दिया, S1 का खर्चा S2 में नहीं जाएगा और S2 का S1 में नहीं जाएगा। ठीक। नॉन रेसिप्रोकल मेथड मैंने क्या बताया, सीधा जाएगा पर उल्टा वापस नहीं आएगा। इसका मतलब S1 जब अपना खर्चा बांटेगा तो P1 P2 P3 में तो जाएगा ही, उसमें नो डाउट, बट S2 में भी जाएगा। उसके बाद आप S2 का बांटोगे, S2 की बारी, तो S2 का बांटोगे तो P1 P2 P3 में तो जाएगा, वो तो बट ऑब्वियस है, बट वो वापस S1 में नहीं आएगा। नॉन रेसिप्रोकल मेथड मतलब ये ऐसी गाड़ी है जिसमें आगे का गियर है, रिवर्स गियर नहीं है, पीछे का गियर नहीं है। ठीक है, जैसे मान के चलो S3 भी ले लेते हैं, चलो इसको समझने के लिए, है ना, ये सेकंड वाला मेथड है, यहाँ पे मैं S3 भी ले लेता हूँ। तब देखो यहाँ पे ये डायग्राम कैसा बनेगा। सबसे पहले मैं S1 का खर्चा बांटूंगा तो P1 P2 P3 में तो जाएगा ही, और S2 S3 में भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ठीक है, चलो S1 का बट गया, खत्म हो गया। बारी आई S2 की, तो S2 का जब बटेगा तो P1 P2 P3 में तो जाएगा ही, वो बट ऑब्वियस है, S3 में जाएगा, S1 में नहीं जाएगा, रिवर्स गियर नहीं है ना, आगे वाले में जाएगा। जब S1 के आगे कौन है, S2 S3 है, उसमें गया। S2 के आगे कौन है, खाली S3 है, तो उसमें गया, बट रिवर्स गियर मतलब ये S1 में नहीं जाएगा। पीछे मुड़ के नहीं देखना है, हमेशा आगे देखते जाना है। ठीक है, सिमिलरली अब जब S3 का खर्चा बटेगा तो वो P1 P2 P3 में तो जाएगा ही जाएगा, वो तो बट ऑब्वियस है, और उसके आगे तो है ही नहीं, S3 के आगे तो देखो पीछे नहीं आना है। S3 का खर्चा 1 और 2 में नहीं जाएगा तो आगे जाएगा, बट अब तो आगे कोई है ही नहीं, आगे कुछ नहीं है, खत्म हो गया। तो खाली P1 P2 P3 में बांटे, S3 का खत्म, पूरा क्वेश्चन समझ आया। इसलिए इसको स्टेप लेटर मेथड बोलते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको नंबर ऑफ डिपार्टमेंट, मैं आपसे पूछूंगा नंबर ऑफ डिपार्टमेंट कि अगर मैंने S1 का खर्चा बांटा तो कितने नंबर ऑफ डिपार्टमेंट में बांटा, टोटल S1 का 5 में बांटा है, P1 P2 P3 और उसके आगे के S2, मतलब इसका खर्चा मैंने 5 डिपार्टमेंट में बांटा है। ठीक है, फिर जब S2 आया तो कितने नंबर ऑफ डिपार्टमेंट 4 हो गए ना, क्योंकि वो S1 को एक्सक्लूड कर देना है, पीछे नहीं जाएगा, S1 को हटा दो तो 4 बचे, है ना। और S3 का कितने में बटा है, खाली 3 में बटा है, P1 P2 P3, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। तो सीढ़ी ऐसी उतरते ना, पहले 5वीं सीढ़ी, फिर 4थी सीढ़ी, फिर 3री सीढ़ी, ऐसा उतरते जाओगे धीरे धीरे, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेप लैडर मेथड, नॉन रेसिप्रोकल मेथड या स्टेप लैडर मेथड। जहाँ पे ये वाला डायग्राम भी आप अच्छे से समझ लो, S1 का खर्चा S2 में तो जाएगा, पर S2 का जब बटेगा तो वो S1 में वापस नहीं आएगा, ऐसा। ठीक है, मतलब सिर्फ वन वे है, ओनली वन वे, वापस रिवर्स नहीं आ सकते। ठीक है, रेसिप्रोकल S1 का खर्चा S2 में जाएगा और S2 का जब बटेगा तो वापस S1 में भी आ जाएगा। रेसिप्रोकल आना जाना लगेगा ही, S1 का S2 में, S2 का S1 में, तो खत्म कैसे होगा, वही देखेंगे, क्वेश्चन से देखेंगे, है ना। वो 0 हो जाएगा आखिरी में। हाँ, क्योंकि क्योंकि पूरा नहीं बांटेंगे ना, ऐसा थोड़ी होगा जितना आया पूरा बांट देंगे। अगर ऐसा होता, सुनो ध्यान से, अगर ऐसा होता कि S1 का खर्चा S2 में जाएगा 100 रुपये और S2 का जाएगा 100 रुपये S1 में, तब कभी खत्म नहीं होता। और 100 रुपये ले, 100 रुपये दे, 100 रुपये ले, 100 रुपये दे, तब खत्म नहीं होता। यहाँ पे कैसा होता है देखो, 100 रुपये सब में तो बढ़ कम जाता है। होते जाता है ना। तो जैसे S1 का बटा तो 100 रुपये, फिर जब S2 का जाएगा तो मान लो 90, फिर S1 का S2 में 80, S2 का S1 70, ऐसे कम होते जाता है। तो कम होते होते वो 0 हो जाता है, वो हम क्वेश्चन से समझ जाएंगे, इसमें कोई डाउट पक्का। तो चलो लाइन से बनाएंगे। अब बुक में सीक्वेंस नहीं है, वो बुक में कैसे भी आगे पीछे दे दिया है। 49 वाला जो है वो स्टेप लैडर मेथड है, तो पहले तो 2 मिनट के लिए इसको छोड़ें। हाँ, डायरेक्ट मेथड, ये फिर रिपीटेड आ गया, ये अंडर ओवर आ गया, ये है डायरेक्ट मेथड। हाँ 52, अच्छा तो जो छोड़े हैं उसको स्टार्ट कर देते हैं, तो भूल जाएंगे। 48 हो गया ना, 49 करना है। ये स्टेप लैडर मेथड है, ये रेसिप्रोकल वाला है, ये अलग ही टॉपिक है, ये सेकेंडरी का है ही नहीं, वो भी करेंगे, बट अभी हम 52 कर रहे हैं। ठीक, आ जाओ 52 में फटाफट खत्म करेंगे। इन एन इंजीनियरिंग फैक्ट्री द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर 2022
कंप्यूट द डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्शन अज्यूमिंग ओवरहेड रिकवर। ठीक है, ये बाद में काम आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी और ये लास्ट में काम आएगी। जब पूरा क्वेश्चन आप बांट दोगे ना, जब आप सारे खर्चों को बांट दोगे, लास्ट में ये लाइन काम आएगी, लास्ट में देखेंगे। हाँ, अब आपको क्या क्या दिया हुआ है देखो। अच्छा, खर्चे कहाँ दिए हुए हैं? खर्चा बेटा यहाँ दिए हुए हैं, खर्चे बाद में दिए हुए हैं, वो ऊपर बेसिस है, ये आपका बेसिस है। मतलब जो रेशियो होता है ना, कौन से खर्चे को किसके, ये खर्चा थोड़ी है। मतलब ये दो खर्चा है, नंबर ऑफ वर्कर, इलेक्ट्रिसिटी का किलोवाट आवर, एसेट ऑफ वैल्यू, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स और एरिया दिया हुआ है। ये तो बेसिस होता है, जिस बेसिस में आप बांटोगे। तो खर्चा कहाँ है? खर्चा यहाँ है। द एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड वर, तो चलो बताते जाओ। मतलब ये नीचे में आपको खर्चे दिए हुए हैं, उसका बेसिस ऊपर है, तो आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो चलो बताते जाओ। पावर किस में बांटेंगे? इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट आवर। और कोई ऑप्शन? इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, ऊपर जाएगा इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट, लाइटिंग जाएगा, लाइट पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट आवर, लाइटिंग जाएगा, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स ये दिया हुआ है, तो मैं अभी लाइट लिख देता हूँ। हाँ, स्टोर मटेरियल। मैं बात बोला था ना आपको, कुछ नहीं बोले थे। मैं बोला था मटेरियल कुछ चीज में जाता तो देखो, स्टोर ओवरहेड है ना, स्टोर आप किस चीज को करते हो? Material। मटेरियल को। तो ये आपको ये देखो, ये दिया हुआ डायरेक्ट मटेरियल, इसके रेशियो में बांट दो। नंबर ऑफ वेजेस, नंबर ऑफ वेजेस क्या होगा? सॉरी नंबर ऑफ वर्कर। वेजेस क्यों नहीं? सॉरी वेजेस क्यों नहीं? वेलफेयर सबके लिए होता है। वेलफेयर सबका होता है, जैसे मैंने वो बताया अभी मामा कैफे, तो वेलफेयर का स्टाफ है, हर स्टाफ का वेलफेयर होता है, चाहे वो गार्ड हो चाहे कोई भी हो। तो मतलब ये नंबर ऑफ वर्कर्स के हिसाब से होगा। डेप्रिसिएशन का होगा एसेट की वैल्यू, रिपेयर एसेट की वैल्यू, जनरल ओवरहेड वेजेस, मतलब वही छोटा मोटा सन्ड्री एक्सपेंस जैसा होता है, वैसी जनरल ओवरहेड। तो वेजेस, रेंट आपका एरिया। ठीक है, चलो। पर इसको बनाने से पहले मैं सोच रहा था, अभी 1 सेकंड के लिए सोचा कि चलो स्किप करवा देता हूँ कि आप लोग रेशियो में तो बांट लोगे, बट नहीं, सबसे मेन गलती आप लोग करोगे। तो मैं फटाफट एक बार, हाँ, पांचों डिपार्टमेंट में, सर्विस में क्या क्या? क्या चीज की बात? कुछ नहीं, अभी देखो सामने, यहाँ लिखूंगा ओवरहेड, फिर लिखूंगा बेसिस, फिर लिखूंगा अमाउंट, और फिर नाम क्या है? ABCXY है। हाँ, तो देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, गलत याद आ गया, बात कर रहे हो समझ नहीं आ रही। सर्विस डिपार्टमेंट, अभी फिर से बात करेंगे तो देखना। ओवरहेड, बेसिस, अमाउंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन 3 है, ABC, सर्विस है X और Y। सर्विस में ही आता है, प्रोडक्शन में नहीं आता है। क्या नाचना। चलो इधर देखो, अरे बताइए किसी और नाचते हैं बस। वो कैसे सुन लिया? वो मेरे से दूर बैठा है। तुम्हारे इधर हाँ, तो कौन बोला उधर देखने? चलो इधर आओ। चलो सवाल मेरा ये था, चलो आयुष नायक ही बताएगा। ओवरहेड मतलब मैंने आपको मीनिंग क्या बताया था कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस को छोड़ के जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं उसको ओवरहेड कहते हैं। तो इन दोनों को मैं ओवरहेड वाले टेबल में लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, क्योंकि वो डायरेक्ट है। तो पहले तो बताओ ओवरहेड है कि नहीं? नॉर्मल तरीके से ओवरहेड नहीं है तो नहीं लिखूंगा। लिखेंगे? तो बोले सर सुन लिए तो क्या मतलब? देखो लॉन्जिक बताओ। लॉन्जिक, डायरेक्ट मटेरियल को पहले लिख देता हूँ, आदत है, कॉस्ट शीट से आदत है, और डायरेक्ट वेजेस को नीचे लिख देता हूँ। बेसिस में कुछ नहीं लिखोगे, एक्चुअल लिखोगे। एक्चुअल क्यों? क्योंकि दिया हुआ है, आप इसको बांट थोड़ी गए हो, आप खर्चे को बांट नहीं गए हो, आपको डिपार्टमेंट वाइज पहले ही खर्चा दे दिया है कि ये 30 है, 45, 60 वो दे दिया, तो मैं एक्चुअल लिख दिया। हाँ, प्रोडक्शन में डैश, प्रोडक्शन में डैश, सर्विस का जो है 22,500, 22,500, 15,30, 22,500, 22,500। लॉन्जिक बोल जाओ 15 हाँ मैं ही हूँ भाई, और कितना भाई? 20 15 और 30। अरे 15 एक कहानी सुने हो? हाँ ठीक, सही है। एक लड़का होता है,
जो गाय नहीं है, भेड़ चराने जाता है, बोर हो जाता है तो बोलता है कि मस्ती करूं, गांव वालों के साथ चिल्लाता है शेर आया है ना, पर असली में नहीं आता है। 3-4 बार कर देता है तो गांव वालों को क्या लगता है तो फालतू मजाक कर रहा है, नहीं जाते हैं। एक दिन असली में आ जाता है, खा के निकल जाता है। तो गांव वाले क्या सोचते हैं, लास्ट दिन गांव वाले क्यों नहीं आते, गांव वालों को लगता है ये तो झूठा है, फिर से वही मजाक कर रहा होगा, पर लास्ट में क्या वो सच बोल रहा था। तो इससे सीख क्या मिलती है, इतना झूठ मत बोलो कि लास्ट में क्या होता है, एंडिंग में, कि झूठे का सच भी झूठ मान लिया जाता है। लास्ट में यही हुआ ना, 4-5 दिन वो झूठ बोलता रहा तो लास्ट में वो सच बोलेगा था, पर गांव वालों को क्या लगा फिर से झूठ बोलेगा, मजाक करेगा, इसलिए वो नहीं करे। तो ये कहावत मतलब इसका सीख ये है कि लास्ट में क्या होता है, झूठे आदमी का सच बोलना भी लास्ट में झूठ मान लिया जाता है। तो इसलिए वो यहाँ पे आ गया, कर दिया इंटीग्रेशन। थोड़ा आप करो। डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल जो है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस, ये आपका ओवरहेड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोडक्शन में लगता है। अगर डायरेक्ट मटेरियल है, इसका मतलब ही वही होता है कि वो प्रोडक्शन में लगेगा, तो वो ओवरहेड नहीं है। डायरेक्ट वेजेस है, उसका मतलब ही वही है कि जो प्रोडक्शन में लगेगा, इसलिए वो ओवरहेड नहीं है, क्योंकि वो प्रोडक्शन में लगता है। इसलिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मैंने कुछ नहीं लिखा है, समझ आ गया। और वो सर्विस डिपार्टमेंट में क्यों लगा है, अगर डायरेक्ट मटेरियल है तो प्रोडक्शन में लगता है, तो वो ओवरहेड नहीं है उनके लिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए वो ओवरहेड नहीं है। और वो सर्विस डिपार्टमेंट में क्यों लगेगा, कुछ गड़बड़ होगा, हाँ मतलब वो इनडायरेक्ट है। तो वही हुआ ना, डायरेक्ट मटेरियल है बट क्योंकि वो सर्विस डिपार्टमेंट में लगेगा इसलिए वो इनडायरेक्ट है, ओनली फॉर सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट इनडायरेक्टली है ना, सर्विस के लिए तो सब इनडायरेक्ट होता है। समझ आ गया क्या बोल रहा हूँ, वापस से बोलता हूँ लास्ट टाइम, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस का मतलब ही वही होता है कि वो प्रोडक्शन में लगेगा। अगर प्रोडक्शन में लग रहा है तो वो ओवरहेड नहीं है, इसलिए मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में डैश कर दिया, क्योंकि वो भाई हमेशा बचपन से लेके बुढ़ापे तक हमेशा वो प्रोडक्शन में ही लगेगा, जिंदगी भर प्रोडक्शन में लगेगा, तो वो ओवरहेड नहीं है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है ना। बट वो सर्विस में क्यों लगेगा, तो मतलब वो इनडायरेक्ट होगा, तभी सर्विस डिपार्टमेंट में लगेगा। ठीक है, जैसे एक फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं, मेरी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, तो शर्ट बनाने के लिए क्या लगता है, कपड़ा लगता है, कॉटन क्लॉथ लगता है, कपड़ा, कॉटन का कपड़ा। तो अगर कॉटन कपड़ा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लगेगा तो मान सकता हूँ कि वो ओवरहेड नहीं है, बट वही कॉटन का कपड़ा सर्विस डिपार्टमेंट में क्यों लग गया, पोछा लगाने के लिए या पर्दे बनाने के लिए यूज़ कर लिए होंगे, उसको पर्दे बनाने के लिए यूज़ कर लिए होंगे ऑफिस में, तो मतलब वो इनडायरेक्ट हो गया ना, इसलिए वो ओवरहेड माना जाएगा सर्विस डिपार्टमेंट के लिए। याद रखना है इसको, सब लोग इसी में गलती करते हैं, भले वो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस है, बट सर्विस डिपार्टमेंट के लिए वो इनडायरेक्ट है, इसलिए आ गया। तो उनके लिए आया, बाकी प्रोडक्शन के लिए डैश आया। अमाउंट में क्या लिखोगे, जाहिर सी बात है उनको ऐड कर दो। ठीक, 22,500 कितना 45 हो जाएगा, 15 30 भी 45 हो जाएगा। ठीक, पूरा टोटल नहीं, क्योंकि एबीसी में नहीं लिखा ना मैंने, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कुछ नहीं लिखना है। ठीक, समझ आया। इसके आगे आप लोग कर लोगे, पावर को बांट लोगे किलोवाट आई के रेशियो में, लाइटिंग को बांट लोगे नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, वो तो हम कर लेंगे। मतलब ये जो भी खर्चा है, अगर यहाँ से ही कॉपी पेस्ट होता तो उसको भी कर देता, बाकी करना वही है जैसे मैंने पहले वाला छुड़वाया। बुक से देख के ना अमाउंट लिख लो कि कितना है, टोटल देख लेंगे सीधा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, ओवरहेड नहीं है प्रोडक्शन के लिए, बट सर्विस के लिए है, क्योंकि वही झूठे का सच भी झूठ मान लिया गया, भले वो डायरेक्ट है पर सर्विस में लगा तो वो इनडायरेक्ट बन गया। ठीक, इसके अलावा जो भी ब्ला ब्ला वाला खर्चा है, पावर लाइटिंग, वो सब लोग लिखना अच्छे से। मेरे को बुक से देख के सीधा टोटल बताओ, ABC XY का सीधा टोटल खर्चा बताओ, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, आराम से। ए का कितना 51 to 47, अजीब नंबर आ गया। ठीक है, टोटल बता रहा हूँ। टोटल बता रहा हूँ मैं, सब करने के बाद सेकेंडरी के भी बाद मत बता देना, प्राइमरी के बाद। हाँ, तो 17,700 पक्का ना? हाँ, हाँ, 14,330 14,330, 12,570 12,570, 40,530 39, 41 40 बोले, 41, 530 530, 57,530 57,520,
20 है कि 30 है? ठीक, ये मतलब मैंने क्या किया, पावर को बांट दिया एचपी के हिसाब से, वेजेस को सबको बांट दिया, जो भी खर्चा था रेशियो के हिसाब से बांटने के बाद उसका टोटल कर दिया, टॉप टू बॉटम ए बी सी एक्स वाई का टोटल कर दिया। ये मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये लड़का बताया, मैं क्या करूं, 45 नहीं था, अरे 45 तो टोटल है, 22,515 हैंग हो गया। तो देखो, जैसे आपने सारे खर्चों को उनके रेशियो में बांट दिया और फिर उनका टोटल कर दिया, मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इसी के आगे कंटिन्यू, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इसी में कर सकते हो, अलग से बना सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं इसी में कर देगा, मतलब आपको क्या करना है, एक्स का जो खर्चा है 41,530 उसको माइनस करके एबीसी में बांटना है, और वाई का जो खर्चा है 57,520 उसको भी यहाँ से पूरा माइनस कर देना है और एबीसी में बांट देना है। कैसे बांटेंगे, कौन से रेशियो में बांटेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तभी तो डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड बोलते क्यों है, ठीक है, वो तो मालूम है कि S1 का जो है वो P1 P2 P3 में जाएगा, S2 का भी P1 P2 P3, बट जाएगा कैसे, रेशियो क्या होगा वो आपको क्वेश्चन में बता देगा, हमेशा बताएगा, तभी वो डायरेक्ट मेथड कहलाता है। ये देखो बताया है, अपोर्शन द एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट वाई अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट वेजेस। वाई का जो खर्चा है सर्विस डिपार्टमेंट वाई जो है ना, वो डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से बटेगा एबीसी में। मतलब एबीसी में वेजेस कितना है, देखो एबीसी में वेजेस है 30, 45 और 60, रेशियो बांटेंगे तो 2, 3 और 4, 15 से काट दो, 2:3:4 के रेशियो में बांट देना है एबीसी में। एंड दोज ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्स, मैं नहीं बोला, क्वेश्चन बोला कि सर्विस डिपार्टमेंट वाई का जो खर्चा है एबीसी में जाएगा ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन है, एबीसी है, तो वो बांटोगे अकॉर्डिंग टू द डायरेक्ट वेजेस। अब मैं ऊपर जाके देखा डायरेक्ट वेजेस एबीसी में है कितना, 30, 45 और 60, 3, 4 नहीं 45 है, 30, 45 और 60 तो 15 से काट सकते हो सीधा, 15 से डिवाइड कर दोगे तो 15 2 30 होता है, 3 45 और 4 60, 2, 3, 4 के रेशियो में आपको वाई का खर्चा बांटना है, ठीक है रितेश। एक्स का बांटोगे, देखो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का बांटोगे इन द रेशियो 5:3:2, सीधा बता दिया, 5:3:2 में एक्स का बांट देना, ठीक है। सवाल आता है सर पहला किसका बांटे, एक्स का कि वाई का, एक्स का, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स का उसमें जाना है, वाई का उसमें जाना है, आपस में कोई लिंक थोड़ी है, एक्स और वाई का आपस में कोई लिंक नहीं है, एक्स का भी उधर ही जाना है, वाई का भी उधर ही जाना है, कोई का भी पहले बांटो, मैं एक्स का पहले बांट देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, एक्स का पहले बांटो या वाई का पहले बांटो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बिना काटे तो कर सकते हैं डिवाइड में। कर सकते, कैलकुलेटर है, बात वही है। तो मैं यहाँ लिखूंगा, पर्टिकुलर्स में क्या लिखोगे, ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट एक्स, फुल फॉर्म में लिखना, नहीं तो मार्क्स जाएगा। तो एक्स का मैं बांट रहा हूँ, एक्स का 41,530 माइनस कर दूंगा, और इसको बांटूंगा जो एक्स का क्या था, सीधा गिवन था रेशियो 5:3:2, एक्स का एक्स का पहले बांट रहा हूँ, तो वो है आपका 5:3:2, मतलब डिवाइड होगा 10 से, 41,530 डिवाइड होगा 10 से इंटू 5, 20,765 यहाँ लिख दिया, 3 से करोगे तो 12,459, फिर 2 से करोगे तो 8,306, ये x का बट गया, वो 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ डैश x का y में थोड़ी जाएगा, डायरेक्ट मेथड है, एक सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं जाता है, चाह के भी नहीं बांट सकते, क्यों, क्योंकि रेशियो 3 दिया हुआ है, 5:3:2 ABC का दिया हुआ है, y का रेशियो दिया ही नहीं है, कैसे बांटोगे y में। हाँ फिर अगला 57,520, मतलब मैं y का खर्चा माइनस करूंगा और वेजेस के रेशियो में बांटूंगा, तो वेजेस का रेशियो क्या निकला था, 2:3:4 निकला था। हाँ देखो यहाँ लिखना पड़ेगा, 5:3:2 गिवन था और 2:3:4 हमने वेजेस के हिसाब से निकाला, क्योंकि वेजेस बोल दिया था ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट वाई, ठीक है। और अच्छा टोटल में भी वही लिखोगे, ये टाइम पास कर लेना आप लोग, टोटल तो वही है ना, उसी को तो बांट रहे हैं ना। हाँ तो 57,520 को डिवाइड करोगे आप 9 से, इंटू करोगे 2 से, 12,782, 3 से करोगे तो 19,173, 4 से करोगे तो 25,564, और 64 हमको 65 कर देंगे, क्योंकि राउंड फिगर को कंप्लीट होना चाहिए, 25,565 टोटल कर देंगे। ये तो 0 हो गए दोनों यही तो करना था, आप लोगों के साथ 0 हो गया, हाँ तो यही तो करना था,
सर्विस डिपार्टमेंट का 0 कर दिया, उन सबको ऐड कर देंगे। 17,700, 20,765, 12,782, 51,247 54,965 प्लस करो, बुक से देख के मत बताओ। 45,962 962 54 आप कुछ अलग बोलोगे क्या? भाई तो 54 बोला था ना। 962 46,441 46,441 आप वो 4 लिखे हो कि 9 लिखे हो? कहाँ पे? 4 5 9 सेकंड लैंग्वेज 4 है नहीं, हां 47 है। 1 2 4 5 के बाद 1 2 4 7 होगा ना, 5 और 2 7 होता है। सेकंड वाला का सेकंड हाँ ये 9 है ना, ये 9 है ना। 41 41 5 30 सर सुनो ना, हाँ लेकिन इसमें टोटल करने में तो हाँ, ठीक 46 है। और 95 नाम तो बताओ किसका। ये सी का सी का कितना आ गया है? 95 का लास्ट 95। हाँ 95 46495 हाँ ऐसा बोला ना, 95,000 46495 फिर से करो ऊपर से रुको। देखो 54 5570 प्लस 830 54 रुपए का है। 25,5 नहीं आ गया बुक में कितना है? सेम तो 95 कहाँ से बोले गए? मेरे में पहले गलत है अरे यार, अब सही है तो अपने कैलकुलेटर के हिसाब से 95 बोले कि बुक के हिसाब से? अपने कैलकुलेटर के हिसाब से। कैलकुलेटर के हिसाब से बोला, कैलकुलेटर के बुक के हिसाब से बोला तभी मैं बोला भाई तीन लोगों का कैलकुलेटर गलत है सर। चलो। क्योंकि तीन ना पहले वाले हैं, एक अकेला केसीओ बैठा है। इसका तो पिंक ही नहीं है। केशु है ना। मेरा पिंक हाई था, इसका पिंक ही नहीं है। चलो हो जाएगा। माइनस वाले हैं ना, तो बस यही आ रहा है। आपने सब कर लिया, चलो बातचीत नहीं करो। पहले आपने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किया, उसके बाद सेकेंडरी भी कर दिया। क्वेश्चन खत्म है क्या? नहीं, वो पहले की 2 लाइन बची थी। इधर देखो मतलब ये क्वेश्चन में बोलेगा तो ही करोगे ना, हमेशा नहीं करोगे। क्वेश्चन में बोलेगा तो ही करोगे। क्वेश्चन में लिखा है कंप्यूट द डिपार्टमेंटल, मतलब डिपार्टमेंट वाइज आपको निकालना है, ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग, ओवरहेड रेट। ओवरहेड रेट का मतलब होता है परसेंट आपको निकालना है। ओवरहेड तो आ गया है, ओवरहेड का रेट निकालना है ऑफ ईच डिपार्टमेंट, ईच ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, assuming that overhead are recovered as a percentage of direct wages। आपको कुछ नहीं करना है ओवरहेड का परसेंट निकालना है। जितना जितना इसका ओवरहेड आया ना एबीसी का, इधर ध्यान से देखो, ओवरहेड जो आया है एबीसी का, मैं यही इसी कॉलम में करता हूँ, इसी में कंटिन्यू। मैं यहाँ पे लिखूंगा परसेंटेज ऑफ ओवरहेड on the basis of direct wages, on the basis of direct wages। मेरे को परसेंट निकालना है इसका, तो देखो आपको ओवरहेड का परसेंट निकालना है, तो 51,247। एक काम करता हूँ, अलग से करो क्योंकि यहाँ पे फिर जगह नहीं होगी ना और मजा नहीं आएगा, अलग से करेंगे। मतलब ये टेबल में नहीं कर रहा हूँ मैं, अलग से कर रहा हूँ। नीचे ले आया, अलग एक छोटा सा टेबल बना देते हैं, ए का क्योंकि जगह भी थोड़ी ज़्यादा लगेगी, बी का और सी का। ठीक है, आपको क्या निकालना है? ओवरहेड का परसेंट निकालना है, तो ओवरहेड ऊपर रहेगा। कई लोग को इसमें भी दिक्कत होती है। आपको ओवरहेड क्या लिखा है? परसेंटेज ऑफ ओवरहेड, तो ओवरहेड ऊपर रहेगा जो अभी आपने निकाला, इसलिए बेस पे जाएगा, बेस नीचे रहेगा। 51,247, 45,962, ये जो मैंने अभी ओवरहेड निकाला 46,441। हाँ, आगे क्या लिखा है? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मतलब इसको तीनों को डिवाइड करना है रिस्पेक्टिव डायरेक्ट वेजेस से। ए बी सी का जो था 30, 45, 60 था। हाँ तो 30, 45 और 60, और परसेंट निकालना है तो इंटू 100। बस यही करना था, टाइम पास। नहीं करोगे तो मार्क्स जाएगा 170.82%। ये 100 आएगा कुछ, 101 कुछ आएगा, 102 एग्जैक्ट 0.16%। ठीक है, इसका 137 है सर, हाँ 102.137 है। ठीक है ना, उतना चलता है। इसका 75 भी कुछ आएगा, 76.40%। खत्म। अब क्वेश्चन खत्म। मतलब ये वाला जो टेबल है, ये देखो मैं गोला कर दिया, ये वाला जो टेबल है तभी करोगे जब क्वेश्चन में बोलेगा।
नहीं बोलोगे तो नहीं करना, नहीं बोलेगा ना तो यहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म है। जैसे आपने सर्विस का 0 किया, प्रोडक्शन में बांट दिया, मतलब क्वेश्चन खत्म है। ठीक है, तो ये क्या हुआ अपना डायरेक्ट मेथड। देखो प्राइमरी तो पहले हो चुका था, प्राइमरी करने के बाद आपने क्या किया, सर्विस को प्रोडक्शन में बांटा एज पर डायरेक्ट मेथड, मतलब x का सीधा एबीसी में, y का सीधा एबीसी में। x और y का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, डायरेक्ट मेथड। लेटर मेथड बचे हैं, फिर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल के अंदर भी 3 बचा है।